बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान मॉर्निंग के साथ मैं हूँ ईशा अल्तान और मैं हूँ मोहम्मद जुनेद हलीम। जुम्मा मुबारक आप सबको। और एक दिलचस्प खबर है, सबसे पहले आपके साथ वो शेयर करते हैं कि वैसे तो 5 दहाइयों से चांद पे जाने का किसी ने रोक नहीं किया फिजिकली, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन अब मजे की बात यह है कि वहां पे इंसान ने कदम नहीं रखा, इसके बावजूद वहां पे 4G मोबाइल नेटवर्क जरूर नस्ब होने वाला है, लेकिन किसके लिए? जी हाँ जी, चांद पर 4G आने वाला है। तो जनाब, चांद पर अगर 4G आ गया तो इसके बाद तो वहां पर जिंदगी मुमकिन हो पाएगी। ये है अगर वहां पे ऑक्सीजन ना हुई, पानी ना हुआ तो क्या 4G से? बिल्कुल 4G से आप सब कुछ कर पाएंगे। इंट्यूटिव मैकेनिज्म ये कंपनी है कोई IM, जिसके अंदर ये काम किया जा रहा है और ये मिशन 2 के नाम से लॉन्च करने जा रहे हैं। और ये मिशन गुज़श्ता रोज़ चांद पर लैंड भी कर चुका है और वहाँ पर लोनर सरफेस कम्युनिकेशन सिस्टम जो है वो उनकी तनसीब का काम जो वो जारी है। तो अगर ऐसा हो जाता है जुनेद, तो 4G अब आप वहाँ पर बैठ के इंटरनेट यूज कर पाएंगे। और यानी कि क्या ही बात है, रहें ना रहें, लेकिन आपको इंटरनेट दस्तयाब, इंटरनेट की ऑक्सीजन मिलती रहेगी। वो लोग जो कि इंटरनेट के बगैर जिंदगी का तस्वुर नहीं करते, या लगता है कि उनकी सांसें बंद हो जाएंगी, तो मेरे ख्याल में अच्छा जुनेद, इससे पहले हम एग्जांपल दिया करते थे जब पाकिस्तान में इंटरनेट बंद होता था तो लगता था कि हम चांद पर रह रहे हैं। अब हम ये भी एग्जांपल नहीं दे पाएंगे क्योंकि यहाँ पर चले ना चले, चांद पर इंटरनेट चले। मीम्स तो ये भी बनी हुई है कि क्या जन्नत में वाईफाई होगा, ठीक है ना? तो इस तरह की बातें तो अब इस तरह की, और ये तो अमली तौर पे उन्होंने कर दिखाया अमेरिकी। और नासा और फिनलैंड है, ये टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है जो कि चांद पर अब 4G सेलुलर नेटवर्क जो है वो तनसीब करने जा रही हैं। तो अच्छा इनिशिएटिव है। अगर चांद पर हो जाता तो कल को जुनेद जो वहाँ पर प्लॉट भी खरीद सकते हैं। और फिर अगर ये जिंदगी का आगाज करते हैं तो फिर हम भी आहिस्ता आहिस्ता अच्छे खासे डॉलर चाहिए, बिलियन ऑफ डॉलर्स चाहिए, लेकिन अभी हमें उसकी जरूरत नहीं है, वो बहुत देर की बात है। बहरहाल 4G का इनिशिएटिव लिया गया अमेरिकी कंपनी की तरफ से, इस पर हमने सोचा कि आपके साथ मालूमात शेयर करें। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज की टॉप 5 स्टोरीज पर। नाज़रीन, चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनलिस्ट कौन होगा? 9 तारीख किस टीम के लिए लकी साबित होगी? है $1 मिलियन क्वेश्चन जो कि आज हम जानेंगे माहिर इल्मे नुजूम से, और ये जानने की कोशिश करेंगे कि कितने चांसेस हैं न्यूजीलैंड के और कितने चांसेस हैं भारत के जीतने के। और इसके बाद हम बात करेंगे कराची में रमजानुल मुबारक में भी महंगाई का तूफान थमने में नहीं आ रहा। सरकारी रेट लिस्ट पर कोई चीज़ नहीं मिल रही है, शहरियों के ये शिकवे हैं और हम तफसील से बात करेंगे। और फिर बात करेंगे कि घर की बैठक में चमकते झुग्गियों के सितारे, 3 सहेलियों का मुफ्त तालीम का ये शानदार कारनामा किस तरह से आगाज़ किया और अब तक कितने बच्चे तालीम से आरास्ता हो चुके हैं, इस पर भी तफसील से होगी बात। और फिर बात करेंगे हुकूकुल इबाद दीन में सबसे ज़्यादा मुकद्दम है। हुकूकुल्लाह पूरा करने के बावजूद बहुत से लोग हुकूकुल इबाद में कंजूसी कर जाते हैं, उसमें कमी कर जाते हैं, कमी की वजह से जहन्नुम के मुस्तहिक भी हो जाते हैं। तो क्या क्या चीज़ें हुकूकुल इबाद में शामिल हैं, क्यों इतना ज़ोर दिया गया है हुकूकुल इबाद के ऊपर, आज के प्रोग्राम में इस पर भी तफसीलन बात होगी। और फिर बात करेंगे रोज़े में सर दर्द की वजूहात और उनका आसान हल क्या है, क्योंकि सर दर्द की वजह से बहुत से लोग दिन भर अपने इबादत के पेश नज़र जो पाबंदियां हैं उनको तो मलूज़े खाते रखते हैं, खाना पीना छोड़े रखते हैं, दवा भी नहीं ले सकते, लेकिन फिर किस तरह से छुटकारा मुमकिन हो सकता है सर दर्द से, ये भी आज के प्रोग्राम में हम आप तक पहुंचाएं। अपने टॉपिक की जानिब हम आ जाते हैं, जो हमारा आज का पहला टॉपिक है जनाब। 9 मार्च को दुबई में होने वाले चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल के लिए तमाम जो 25,000 टिकटें हैं वो भी फरोख्त हो चुकी हैं। वो तो होना ही था, क्योंकि फाइनल मैच है, उसकी एक्साइटमेंट अपनी जगह है। हमें इस चीज़ का अफसोस तो है और रहेगा कि फाइनल पाकिस्तान में नहीं खेला गया। पहले हमें यह धचका लगा कि पाकिस्तान की टीम आउट हो गई इवेंट से, और फिर अगला धचका तब लगा जब भारत ने ये पूरा इवेंट ही हाईजैक कर लिया। देखिए ना, एक तो ये कि उनकी परफॉर्मेंस आउट क्लास है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जो प्लानिंग थी ICC की और जय शाह की, वो उस प्लानिंग के ऊपर अमल कर रहे हैं और पूरी तरह से भारतीय टीम की परफॉर्मेंस उनका साथ। सियासत और खेल दोनों में ही वो पीछे नहीं है। अगर देखा जाए तो उनकी हुकूमत ने जिस तरह से पूरे खेल को सियासी रंग दिया है और उसके बाद फिर उन्होंने पूरा का पूरा इवेंट हाईजैक किया है। और आपको पता है इशाल कि ये जो टिकट्स फरोख्त हुई हैं 25,000, इनकी कुल मालियत है लगभग 9 मिलियन दिरहम तक। तो एक ज़बरदस्त कमाई का जरिया भी है। जारी बात है इन इवेंट्स के अंदर और स्टेडियम्स के जनरल एडमिशन टिकट 250 से 500 दिरहम के दरमियान फरोख्त हुए हैं। और इसी तरह दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम 9 मार्च को फाइनल की मेज़बानी करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। भारतीय टीम है न्यूजीलैंड से जो टकराने जा रही है। न्यूजीलैंड टीम भी बहुत अच्छी है और भारत ने 5वीं बार ICC चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में रसाई हासिल की है। इससे पहली बार जो है वो भारत ने साल 2000 में होने वाली दूसरी जो चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में रसाई हासिल की थी, जहां पर न्यूजीलैंड पहली बार भारत को शिकस्त देकर चैंपियन बन गया था। तो अब क्या तारीख एक बार फिर से दोहराई जा सकती है? क्या इस बार भी न्यूजीलैंड
बड़ा टाकरा दे सकता है और बड़ा धचका लग सकता है भारत को, कि भारत ने जिस तरह से हाईजैक करने की कोशिश की है, अगर चैंपियंस ट्रॉफी उनके हाथ से निकल जाती है उनको तो बहुत बड़ी सुबकी का सामना करना पड़ेगा, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी, हमें बहुत खुशी हासिल होगी इससे। जी हाँ, रोहित शर्मा भी तकरीबन तीसरी बार ऐसा कर रहे हैं और वो मुसलसल अपने टीम को उस नहज पर ले आए हैं कि हर कोई, चाहे वो भारत के अंदर के लोग हों, उनके नाकदीन हों, उनकी क़यादत में भारतीय टीम की तारीफ किए बगैर रह नहीं पाते। और ये एक लेगेसी है, चाहे धोनी हो, चाहे विराट कोहली हो, रोहित शर्मा हो, जबरदस्त तरीके से फ्रंट फुट से लीड कर रहे हैं सारे ही कप्तान, मजे हुए खिलाड़ी हैं ये, बिल्कुल। और हम ये कमी महसूस करते हैं अपनी तरफ से कि हमारे जो प्लेयर्स हैं, चाहे वो बाबर आजम हो, किंग बाबर आजम, उन्हें खिताब दिया जाता है, लेकिन ये जितने भी प्लेयर्स हैं अपनी जात के लिए खेलते हैं, टीम के लिए, मुल्क के लिए नहीं खेलते। लेकिन जुनैद, आपकी क्या राय है इस बारे में? आप क्या कहते हैं कि कौन सी टीम जीतने वाली है? न्यूजीलैंड जीतेगा या फिर राय ये है, भारत? मेरी आपने दिली ख्वाहिश नहीं बताई, मैं दोनों चीजें बताऊंगा। मेरी ख्वाहिश ये है कि न्यूजीलैंड जीते, लेकिन मेरा जो अब तक का एनालिसिस है वो ये कहता है कि भारत जीतेगा। लेकिन सितारों की मूवमेंट क्या कहती है ये भी आपको बताएंगे। आपको याद होगा पाकिस्तान ने सरफराज अहमद की क़यादत में भी भारत को शिकस्त देकर पहली बार टाइटल अपने नाम किया 2017 में। यादें ताज़ा हैं, कुछ झलकियां वो भी देखिए। और चैंपियन ट्रॉफी के फाइनलिस्ट अब कौन होंगे ये भी हम जानेंगे। हमारे माहिर इल्म नजूम हमारे साथ होंगे, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अब ये मनाजर है जो आप देख सकते हैं 2017 के, जब सरफराज अहमद की सरबराही में हमने चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी और टाइटल अपने नाम किया था। हम इस बार भी चाहते थे कि इस तारीख को दोहराया जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम इस तारीख को दोहरा नहीं पाए हैं। लेकिन लगता यह है कि न्यूजीलैंड जरूर इस तारीख को दोहराएगा। ये भी आपकी ख्वाहिश है? मेरी ख्वाहिश है। और लेकिन बात यह है, जो हकीकत अगर आपको देखें पड़ेगी, ग्राउंड रियलिटी वो ये है कि भारत की टीम जिस तरह से अभी तक नाकाबिले शिकस्त है जनाब, पूरे इवेंट के अंदर अपनी परफॉर्मेंस की वजह से जो सेटलमेंट हुई है, जो उनको वेन्यू का एक एज हासिल है, वो होम ग्राउंड का एज ले रहे हैं दुबई में बैठ के। तो हम दाऊद भाई से जान लेते हैं ना, दाऊद भाई हमारे साथ मौजूद है, माहिर इल्म नजूम। दाऊद भाई, आप क्या कहते हैं, न्यूजीलैंड जीतेगा या भारत? इससे पहले की आप पिछली प्रेडिक्शन आपकी ठीक हो चुकी है, ये हम ऑन एयर कहना चाह रहे हैं कि वो आपकी प्रेडिक्शन ठीक हुई, इस बार क्या फोरकास्ट है? सबसे पहले आपका शुक्रिया, और अफसोस इस बात का है कि पाकिस्तान जो है वो इस इवेंट का हिस्सा नहीं रहा, और इससे भी बड़ा अफसोस ये कि हम चाहते थे कि ये जो फाइनल है पाकिस्तान में होता, तो वो भी नहीं हुआ, और बिलाशुबा मलोपी तो चली। लेकिन बात यह है कि जो टीम अच्छा खेलती है, अच्छा परफॉर्म करती है, वो अच्छे नतीजे लेकर आती है। खिलाड़ी को पूरी इजाज़त होती है अपनी परफॉर्मेंस दे, ग्राउंड में दे, और हर एक के लिए खुला मैदान होता है। न्यूजीलैंड की टीम की अगर मैं बात करूं और इल्मुल अदाद की बात करूं और इंडिया की टीम की बात करूं, 9 मार्च की बात करूं, तो इंडिया के लिए जो 3 का फिगर है वो बहुत लकी साबित होता है इंडिया के लिए। और यहाँ पे मार्च का महीना तीसरा महीना आता है, एक तो यहाँ पे, ठीक है। बट न्यूजीलैंड के लिए 9 का आदत ज्यादा फेवरेबल रहता है। इन सबको न्यूजीलैंड के लिए फेवरेबल है 9 और N। हाँ जी, अच्छा, यहाँ पे दोनों टीम की जो है वो मैं एनर्जी को भी देखूंगा कि किस तरह ये मैच होगा। तो टैरो कार्ड से मैं देखता हूँ कि क्या सूरत हाल रहेगी। तो सबसे पहले मैं इंडिया टीम की एनर्जी फाइनल की जो है वो निकालता हूं। उनकी एनर्जी तो नीचे नहीं आ रही, वो तो मतलब नाकाबिले शिकस्त मुकाबला न्यूजीलैंड, लेकिन हाँ, न्यूजीलैंड और इंडिया के दरमियान जो मैच होगा उसमें उनका कंपैरिजन करना है। जारी बात है वो लीडिंग स्टार्स हैं, जरा उनका भी हम जानेंगे। पहले भी जरा टीम का बता दीजिए कि बिल्कुल इस वक्त तो इंडिया की टीम की फाइनल मैच में क्या एनर्जी नजर आती है। तो 5 कार्ड से हम देखते हैं, तो यहाँ पे इंडिया की टीम की एनर्जी फर्स्ट कार्ड में यह है कि क्वीन ऑफ वांड्स की एनर्जी है। इंडियन से जो है वो जिस तरह बात होती है कि जादू का सहारा भी लेंगे, याद रखिएगा। अच्छा, और मैजिक चला है, पंडित उनके जो हैं बिल्कुल वो बैठे हुए अपने दाव पेच लड़ाएंगे जी। और सेकंड ये कि फाइट करेंगे, फाइटिंग है और बड़ी फाइट तो वो थ्रू आउट कर रहे हैं। प्लस ये कि एक पॉइंट आ सकता है कि न्यूजीलैंड जो है रन चेस करने के मामले में बड़ी जबरदस्त टीम है, और जितना भी इंडिया अगर रन का टारगेट देता है तो न्यूजीलैंड के लिए उसको चेस करना कोई मुश्किल नहीं होगा। तो ये थर्ड कार्ड में यह है कि रन्स के बारे में इंडियंस को सोचना पड़ेगा। अगर इंडिया पहले इतना स्कोर हम करें, ये एनर्जी की बात हो रही है कि इतना स्कोर करें।
और इस चीज़ की अगर इनको क्लैरिटी होगी, फाइट और रन, और अगर इसकी क्लैरिटी हो गई तो जजमेंट खुशियां जो है वो इंडिया के पास जाएंगी। पलड़े में इंडिया के पास फाइव अच्छा, एक और चीज दाऊद भाई, अभी तक पूरे इवेंट में इंडिया ने एक भी टॉस नहीं जीता, लेकिन इसके बावजूद वो कोई मैच हारे भी नहीं है। तो ये टॉस के बारे में बताइए कि क्या 9 को इंडिया के टॉस जीतने के चांसेस हैं? तो देख लेते हैं जी, न्यूजीलैंड और इंडिया के मैच में इंडिया क्या टॉस जीत सकता है? तो इंडिया क्या टॉस जीत सकता है? तो इंडिया टॉस जीत सकता है, चांस नजर आता है। इंडिया के टॉस जीतेगा तो ही अच्छा स्कोर करके जी बिल्कुल, और न्यूजीलैंड के टॉस जीतने के चांसेस यहाँ पे डाउन नजर आते हैं। न्यूजीलैंड के डाउन नजर आते हैं, इंडिया के टॉस जीतने के चांसेस ज्यादा है। और यहाँ पे मैंने इंडिया की टीम की एनर्जी की बात की, तो न्यूजीलैंड की एनर्जी की बात करेंगे कि कैसी रहेगी। तो चैंपियंस ट्रॉफी में न्यूजीलैंड टीम की एनर्जी क्या नज़र आती है? तो न्यूजीलैंड टीम याद रखिएगा कि यहाँ पे बहुत बड़ा मैच सकती है, किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। तो न्यूजीलैंड की टीम बैलेंस टीम है, याद रखिएगा, कुछ भी कर सकती है। बिलाशुबा आप जिस तरह कहते हैं कि इंडियंस जो हैं वो नाकाबिले शिकस्त रहे हैं, लेकिन न्यूजीलैंड के पीछे जस्टिस की एनर्जी भी है, सन की एनर्जी भी है, पावर है, स्ट्रॉन्ग है, बट यहाँ भी रन्स का इशू आएगा। ये चाहे इंडिया पहले बैटिंग करे चाहे न्यूजीलैंड बैटिंग पहले करे, इनको 50 रन का मार्जिन ज्यादा देना पड़ेगा मैच जीतने के लिए। ये जो मैच होगा इंडिया का और न्यूजीलैंड का, ये रन्स की बुनियाद पे जीता जाएगा, ठीक है, जो ज्यादा रन्स कर लेंगे। और दूसरा ये कि न्यूजीलैंड लंबी पार्टनरशिप अगर लगाता है न्यूजीलैंड की तरफ से, तो फिर 2 पार्टनरशिप उनकी ये नजर आती हैं, लगाता है, तो फिर ये हैरान कुन खबर दे सकता है। अच्छा, अभी तक हमने देखा विराट कोहली मैच विनिंग प्लेयर के तौर पे सामने आए हैं, कहीं सेंचुरी की, कहीं सेंचुरी के करीब जाके आउट हो गए, लेकिन मैच जीतने में अहम किरदार उन्होंने अदा किया है। इस मैच के अंदर, फाइनल के अंदर, जो कि सबकी नजरें उस पर लड़ी हैं, विराट कोहली की परफॉर्मेंस कैसी देखते हैं? तो देखते हैं जी विराट कोहली की परफॉर्मेंस न्यूजीलैंड और इंडिया के मैच में कैसी रहेगी। तो विराट कोहली की परफॉर्मेंस जो है देखें बहुत ज़्यादा अच्छी नज़र नहीं आती मुझे। यहाँ पे जल्दी आउट हो सकते हैं, 60, 50, 60 तक स्कोर, ये उसके लिए मामूली स्कोर होता है। आपको पता है विरोली तो सेंचुरी वाला प्लेयर है, तो 50-60 तक तो लेकर जा आराम से लेके जाएगा, आराम से लेके जा सकता है। बट ये है कि 50 तक जो है। अच्छा, अब आपकी प्रेडिक्शन क्या कहती है? आप क्या कह रहे हैं कि क्योंकि अब आपने बता दिया टॉस जो है वो तो इंडिया जीतने वाला है, और इंडिया इससे पहले टॉस तो नहीं जीता लेकिन मैच कोई हारा नहीं है इस इवेंट का, आप क्या कहते हैं कि मैच कौन जीतने? हाँ, तो यहाँ पे देखते हैं कि पाकिस्तान की बात ही होती है। पाकिस्तान तो हमारे देश में है ना, काश हम बात कर सकते हैं, तो क्योंकि उसकी माफी है, जज्बात जो हमारे वो तो उसके अंदर इन्वॉल्व है ना भारत। अच्छा जी, न्यूजीलैंड और भारत, तो देखते हैं जी न्यूजीलैंड और भारत में जो मैच होगा उसमें क्या भारत विन कर रहा है, तो मैच में क्या। अच्छा, एक चीज ध्यान में रखिएगा ये पत्ते निकालते हुए, अभी तक न्यूजीलैंड ने सबसे इवेंट का बड़ा स्कोर जड़ा है, 362 का टारगेट दिया था। न्यूजीलैंड क्या विन कर रहा है? अच्छा जी, यहाँ पे बिल्कुल क्लियर एनर्जी की बात देख रहा हूँ, एक पत्ते में दिल के ऊपर तीर लगे हुए हैं। बिल्कुल, ये इंडिया का दिल होगा। इंडिया किसी वक्त भी अगर मैच को स्लो ले गया और मैच को थोड़ा सा भी डाउन कर दिया तो इंडिया के हाथ से गेम से जा सकता है, गेम निकल सकती है, निकल सकती है, बिल्कुल निकल सकती है, लेकिन एंड रिजल्ट इंडिया का अच्छा है। अच्छा, असल तो फिर रिजल्ट है, दिल तोड़ दिया, चाहे चीटिंग करें, बूटी मारें, जो भी है, लेकिन अगर मैच थोड़ा सा भी इन्होंने डाउन कर दिया इंडियंस ने तो मैच जा सकता है, बट एंड पे ये आखिरी 3 ओवर में मैच कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन हम देख रहे हैं न्यूजीलैंड में बड़ी अच्छी टीम है। न्यूजीलैंड का मतलब है कि मैच बड़ा कांटेदार होगा, बिल्कुल कांटेदार, बहुत कांटेदार। आपने तो शुरू में कहा, मैं यहाँ पे 55 और जो है 50 की एनर्जी बता रहा हूँ, यानी कि मैं 55 जो है पॉइंट इंडियंस को दे रहा हूँ और 50 जो है वो न्यूजीलैंड को दे रहा हूँ यहाँ पे। लेकिन न्यूजीलैंड की परफॉर्मेंस शुरू से ही अच्छी नज़र आएगी आपको, अच्छा खेलेंगे, अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएंगे। सेकंड में भी एस ऑफ पेंटिकल्स है, बट वो जिस तरह कहते हैं कि दिल टूट सकता है न्यूजीलैंड वालों का, उनका दिल कहाँ टूटेगा, टूट तो हमारा जाएगा दाऊद भाई। कोई ऐसी देखिए
एशिया पलट सकते हैं अगर अच्छी बात है। हम तो चाहते हैं कि जो भी टीम खेले कप एशिया में आई, ये भी एक अच्छी बात है। एशियंस इंडिया जो है अगर अच्छा पड़ोसी है हमारा, चलें पड़ोसी है हमारा, हमारे पास हमारी इस वक्त हम पड़ोसी को नहीं कोई ऐसी बात सुनने के लिए तैयार नहीं बिल्कुल इस वक्त नहीं, इस वक्त न्यूजीलैंड। देखिए कहीं ना कहीं तो आपको पॉजिटिव होना पड़ेगा ना। अगर इंडिया जीत जाता है तो हम इसको तसल्ली आप इंडिया का को कसूरवार क्यों ठहराती है? आप बाबर आजम को क्यों नहीं ठहराती? रिजवान को परफॉर्मेंस भी तो मायने रखती है। और अपनों को हमने अगर अपनों की तरफ तवज्जो नहीं की, इंडिया क्यों जीत रहा है या क्यों आगे जा रहा है? प्लेयर्स बहुत अच्छे हैं दाऊद भाई, ये तो हम बात करते अच्छा हैं, खेलते हैं, और हम जो नहीं खेले उसकी हम बात नहीं कर रहे। अच्छा, तो इनके ऊपर एक और मैं चाहूंगा कि फॉल निकालिए, वो ये कि बल्लेबाज या बॉलर्स दोनों में से कौन अपना किरदार ज्यादा अदा करेंगे? अच्छा, मैच बॉलर्स की वजह से जीतेगा या बैट्समैन की वजह से? तो ये हम चेक कर लेते हैं। तो वैसे इंडिया दोनों का बड़ा अहम किरदार होता है, लेकिन फिर भी ज्यादा की रोल किसका होगा? तो देखते हैं जी, यहाँ पे एनर्जी देखते हैं। यहाँ पे जो है वो इंडिया और न्यूजीलैंड के मैच में क्या बैटिंग जितवाएगी? तो बिल्कुल बैटिंग जितवाएगी। इंडिया और न्यूजीलैंड के मैच में क्या बॉलिंग जितवाएगी? तो नहीं, न्यूजीलैंड याद रखिएगा, दोनों की बैटिंग ही, जिस टीम की बैटिंग अच्छी होगी उसका पलड़ा भारी होगा। वो बल्ला जिसने अच्छा स्कोर जड़ दिया वही टीम जीतेगी। और दुबई का वैसे स्टेडियम भी इसी तरह का स्कोर की बात हुई थी। जो भी टीम पहले खेले 50 से 60 स्कोर ज्यादा एक्स्ट्रा करे, क्योंकि अभी तक हमने 300 बनते नहीं देखा। मैच 200, सवा 200, 250, पौने 300, उसके बाद हिम्मत हार जाती है। आप ये कह रहे हैं कि इंडिया जीत रहा है? मैंने जो यहाँ पे 55 जो है इंडियंस को मैंने मार्क्स दिए हैं। नहीं एक बताए ना, इसका तो हम भी कंफ्यूज हैं। ये तो हम भी मार्क्स देके बैठे हैं। इंडिया से ज्यादा है, इंडिया जीत रहा है। ठीक है, अब वो मैच पहले देखा नहीं उन्होंने फाइनल अभी तक, इसलिए वो अंदाजा अच्छा दाऊद भाई, हमारा एक और जो इवेंट अभी शुरू होने जा रहे हैं, मैचेस हमारे शुरू होने जा रहे हैं, हमारी पाकिस्तानी टीम न्यूजीलैंड जा रही है, तो उसमें बताइएगा कि क्या हम बर्तरी वहां पर भी हासिल कर पाएंगे या वहां पर भी हम शर्मिंदगी लेकर ही वापस लौटने वाले हैं? वहां के मैच परफॉर्मेंस रहेगी पाकिस्तान की कैसी परफॉर्मेंस रहेगी न्यूजीलैंड जाकर, तो वो हम देख लेते हैं कि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस, अगर ये पाकिस्तान टीम प्रेशर में खेलती है तो फिर तो प्रॉब्लम रहेगी, लेकिन अच्छी परफॉर्मेंस रहेगी, ये ऐसी बात नहीं है। सीखेंगे सबक, अब काफी सीख चुके हैं, काफी टीम में बड़ी तब्दीली नजर आएगी आपको। याद रखिएगा, तब्दीलियां तो हो गई हैं, काफी और ज्यादा तब्दीली नजर आएगी। पाकिस्तान टीम जब न्यूजीलैंड जाएगी, टीम में आपको तब्दीली नजर आएगी, कैप्टन्स में और खेलने में काफ़ी चीज़ें आपको बेहतरी की। अभी कुछ इन्होंने सीख लिया है, पाकिस्तानी टीम चैंपियंस ट्रॉफी हाथ से गवा के सीखा है, जाहिर बात है। और तख्ती या तख्ता की बड़ी अच्छी प्रिडिक्शन होती है पाकिस्तानी टीम की, कि या तो बहुत ऊपर जाती है बहुत डाउन, तो इन्होंने बहुत डाउन जाके दिखा दिया इस दफ़ा कि हम ऊपर जाने का टाइम शुरू हो गया। चले, आप तो कह रहे हैं कि कुछ सीख चुके हैं, देखते हैं कि परफॉर्मेंस कितनी बेहतर हुई है इस सीखने से, लेकिन जो टीम की सिलेक्शन है, जो स्क्वाड ऐलान हुआ है जिसका, उसको देख के लगता नहीं है कि हमारी मैनेजमेंट का है। बहरहाल ये प्रेडिक्शन थी दाऊद जी की, और फाइनल के हवाले से रोशन इम्कानात हैं भारत के, और हम ये भी कह रहे हैं मुसलसल कि अगर भारत अब भी ना जीता, अपनी परफॉर्मेंस तो उनकी अच्छी है, लेकिन जो साजगार हालात हैं, जो होम ग्राउंड का एज हासिल है, तो फिर मेरे ख्याल में बहुत से सवालात उठेंगे, और फिर कहते हैं ना कि डूब मरने का मकाम होगा बीसीसीआई। आपकी बातों को उन्होंने ज्यादा सीरियस ले लेना जुनैद, हम पहले काफी सीरियस ले चुके हैं, उनकी परफॉर्मेंस देख के आपको कुछ शक है क्या इस पे? हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो बात करेंगे शहर कायद के हालात क्या चल रहे हैं, वहाँ पे कितनी महंगाई है, कितने लोग परेशान हैं रमजान के अंदर भी। एक ब्रेक के बाद स्टे विद अस। नाज़रीन वेलकम बैक। और आपके इल्म में है रमज़ान मुबारक का मुक़द्दस महीना चल रहा है, सब इबादत में मशगूल हैं, लेकिन जहाँ पे इबादत भरपूर तरीके से जारी हैं, वहीं ज़ख़ीरा अंदोज़ भी रमज़ान के महीने में सरगर्म हो जाते हैं। रोज़ेदारों को अशिया ज़रूरियात सरकारी निर्ख पर मिलना ख्वाब बन जाता है, अवाम महंगे दामों ख़रीदारी पर मजबूर होते हैं, और यही सूरत हाल मुल्क भर की तरह कराची में भी है। तो पूरे मुल्क में ये सूरत हाल है। इस वक्त हम हाईलाइट करें ज़्यादा कराची को, क्योंकि कराची के शहरी भी बहुत नाला नज़र आते हैं। मुर्गी जो है वो 130 रुपये फ़रोख्त की 130 रुपये महंगी फ़रोख्त की जा रही है, जो कि रेट दिया गया है। और इस तरह से तमाम चीज़ों की जो कीमतें हैं वो आसमान से बातें कर रही हैं। हमारे नुमाइंदा कराची में मौजूद हैं सलाहुद्दीन, हम उनसे जान लेते हैं। सलाहुद्दीन, बताइएगा कितनी ज़्यादा कीमतें बढ़ा दी गई हैं और क्या प्राइस कंट्रोल अथॉरिटीज़ इस पर काम कर रही हैं, कहाँ पर हैं, सरकारी नरखनामे क्यों नहीं मौसर करवाए जा पा रहे?
आज जी देखिए, जैसे ही रमज़ानुल मुबारक का आगाज़ हुआ है, हमने देखा है कि शहर के जो मुख्तलिफ इलाके हैं, जहाँ पर मुख्तलिफ बाज़ार लगते हैं, फल हो, सब्जियां हो, चिकन हो, गोश्त हो, हर चीज़ की कीमत जो है वो इस वक्त आसमान से बातें कर रही है। अगर फल की बात कर लूँ, क्योंकि ये बड़ा बड़ा अहम चीज़ होती है रमज़ान मुबारक में, हर फर्द की ज़रूरत होती है, क्योंकि उन्होंने रोज़ा अफ्तार करना होता है। तो अगर केले की आज बात करें, आज 300 रुपये दर्जन केला फ़रोख्त हो रहा है, जो कि रमज़ान से कबल 100-120 रुपये दर्जन जो है फ़रोख्त हो रहा था। इसी तरह किन्नू जो है वो 400 से 450 रुपये फ़ी दर्जन फ़रोख्त हो रहा है, और मौसमी जो है वो 500 रुपये दर्जन जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह अगर दीगर की बात करें, खरबूजा जो 50-60 रुपये किलो आम तौर पर मिल रहा था, वो आज 100, 150 रुपये फ़ी किलो पे मिल रहा है। इसी तरह चिकन की आपने बात की, तो चिकन का मैं हम आपको अपने बता नाज़रीन दूं, को इस भी वक्त बता रहे हैं मुर्गी कि के रेट 650 रुपये सरकारी निर्ख हैं, जबकि 780 से 800 रुपये फ़ी किलो तक चिकन फ़रोख्त हो रहा है। खजूर भी इसी तरह से, जिससे रोज़ा इफ्तार किया जाता है। दीगर तमाम अशिया जिनका आप भी जिक्र कर रहे हैं, चाहे फ्रूट हैं, सब्जियाँ हैं, कितने फ़ीसद इजाफा हुआ है और वजह क्या है, कहाँ से मसला हो रहा है? क्योंकि सब्ज़ी फ़रोश, फल फ़रोश, उनसे पूछें तो वो कहते हैं जी पीछे से हमें महंगा मिल रहा है। तो कहाँ से ये मुनाफाखोरी शुरू हो रही है? देखिए, ये मुनाफाखोरी जो है ये पीछे से शुरू हो रही है। होलसेल से अगर बात करें, वहाँ से ये सारी मुनाफाखोरी जो है वो शुरू हो रही है। यहाँ पर जो हम लोगों से भी बात करते हैं तो वो भी यही कहते हैं कि इनका क्या कसूर है। इस तरह जब हमने देखा कि कल जो है वो असिस्टेंट कमिश्नर ने मुख्तलिफ बाज़ारों का दौरा करके 2-4 जो रेडीबान थे उनको जो है उन्होंने जुर्माने भी किए। इसी तरह अब हमारे साथ यहाँ पर मैं आपको खुद ही जो है लोगों की ज़ुबानी बता देता हूँ। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। आप बताएं कि रेट में क्या फ़र्क आपको नज़र आ रहा है? देखिए, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। और मैं कहूँ, ये मुल्क जो है इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान है, जहाँ पे इस्लामिक नाम का किसी किस्म का भी कानून नहीं है। पूरी दुनिया में हमारा दुश्मन मुल्क जो इंडिया है, उसने भी वहाँ पे मुसलमानों के लिए जो है रियायत रखी हुई है, लेकिन यहाँ इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान में किसी किस्म की भी रियायत नहीं है। यहाँ पे बड़े बड़े जो माफिया हैं, फ्रूट माफिया, हर तरह के माफिया यहाँ पे। ये वाहिद मुल्क है जिसमें हर तरह के माफिया पाए जाते हैं। ये अवाम की दुहाइयाँ यकीनी तौर पे बहुत ज़रूरी है हमें बाला तक पहुँचाना। इसी के लिए अली राशिद साहब, मोमिन खुसूसी बराए वज़ीर आला सिंध, हमारे साथ मौजूद हैं। आपका बहुत शुक्रिया अली राशिद साहब। आपने भी सुन लिया, और ये मसला सिर्फ कराची का तो नहीं है, ये तो पूरे पाकिस्तान में हर साल होता है, लेकिन बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। नेकियां कमाने का महीना है, आवाम को आसानी देने का महीना है, लेकिन मुनाफाखोर सरगर्म हो जाते हैं। लेकिन कंट्रोल करना तो बहरहाल हुकूमतों की जिम्मेदारी है। इसमें क्या वजह, कहाँ पे मसला रह जाता है कि इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाती, इन मुनाफाखोरों को रोका नहीं जा पाता? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल आपने सही बताया, और ये ऐसा महीना है कि लोग अपनी रहमतें समेटते हैं और नेकियां कमाते हैं, मगर अफसोस से कहना पड़ रहा है यहाँ मुनाफाखोर जो हैं अपनी आखिरत भी ख़राब कर रहे हैं और लोगों की ज़िंदगियाँ भी मुश्किल में डाल रहे हैं। और यहाँ जैसे आपको पता होगा कि जैसे आपके रिपोर्टर ने बताया भी कि चाहे दुश्मन मुल्क इंडिया हो, चाहे ऐसे भी मुल्क जहाँ मुसलमान आबादियाँ कम हों, जैसे लंदन, यूके और अमेरिका, वहाँ तक भी रमज़ान में रियायत दी जाती है और डिस्काउंट्स होते हैं कि मुसलमानों के लिए थोड़े इंसेंटिव हो, थोड़ी उनकी तो लाइफ यहाँ क्यों नहीं हो पा रहे अली राशि साहब? वही मैं आपसे उस पर आ रहा हूँ कि अफसोस की बात है कि हमारे माशरे में कुछ ऐसे लोग हैं जो प्रॉफिट और मुनाफे को तरजीह देते हैं अपने मज़हब से ज़्यादा। इससे ज़्यादा अफसोस का मुकाम क्या हो सकता है। अब आ जाते हैं हम हरकत में आने में, हुकूमत सिंध की तरफ से बहुत ज़्यादा क्रैकडाउन इस पर हो रहा है। मैं आपको लिटरली इलाके, मार्केटें बाय ब्रेकअप बता सकता हूँ कहाँ कहाँ हमने एक्शन लिया है और डेटरेंस क्रिएट किया, और इन लोगों को हमने एटलीस्ट अपने सूबे में खुली छूट नहीं दी। पूरे मुल्क में तो हो ही रहा। अली राशिद साहब, तो फिर ये कौन से इलाके हैं जहां पर अभी तक आपने क्रैकडाउन किया है, यहाँ पर किसी किस्म की कोई इम्प्लीमेंटेशन हो पा रही है? क्योंकि बाकी, और मैं ये भी जानना चाहूँगी आपसे, क्या दीगर ममालिक की तरह माह रमज़ान का कोई बजट मुख्तस किया जाता है जिससे आवाम को सहूलत दी जा सके, कुछ नरखनामे कम किए जा सकें? क्योंकि आप कह रहे हैं कि आपने इकदाम भी किए हैं और जगह जगह पर आप लोगों ने काम भी किया है, तो वो कौन से इलाके हैं वो भी बता दीजिएगा और बजट के हवाले से भी बता दीजिएगा। देखें, लांडी, कोरंगी, नाजमाबाद, जोड़िया बाज़ार, ये तो मोटे मोटे ऑन द टिप्स मुझे पता है जिसमें रिसेंटली एक्शन हुए हैं।
और यहाँ आपके जो रिपोर्टर साहब हैं, जब वो रिपोर्ट बता रहे थे, अभी इंट्रोडक्शन दे रहे थे, रिपोर्ट किसी से बात कर रहे थे, असिस्टेंट कमिश्नर के कुछ इलाकों में कार्रवाइयाँ की और जुर्माने किए, उन्होंने खुद भी अपनी ज़बानी आपको बता दिया। तो ये तो हमारी तरफ से इक़दाम जितने हो सकते हैं, देखिए ये ऐसी चीज़ है, डेटरेंसी क्रिएट कर सकते हैं, जुर्माने ही लगा सकते हैं, रोका ही जा सकता है, कोशिश की जा सकती है, जो हम पूरी तरह से कर रहे हैं। इसमें फिर कोशिश हमारी ये होती है कि बजट बाजार लगे, उनकी परमिशनें हम देते हैं, उसके अलावा ज़कात और ये सब चीज़ें निकलती हैं, कम रेटों में लोगों को चीज़ें सहूलत हुकूमत की तरफ से दी जाती है। लेकिन एक और शिकवा भी है अली राशिद साहब के, जो रमज़ान बाज़ार लगाए जाते हैं, सस्ते बाज़ार लगाए जाते हैं, वहाँ पर चीज़ों की क्वालिटी गिरा दी जाती है, वहाँ पर चीज़ें जो है वो ठीक क्वालिटी की नहीं मिल रही होती। तो ये मेक श्योर करना कितना ज़रूरी है और क्या किया जा रहा है कि वहाँ पर जो चीज़ें हैं वो तमाम अच्छी क्वालिटी की मिल पाएँ उस आवाम को जो रोज़े रख रहे हैं। माह रमज़ान में तो कम से कम इस तक़द्दुस को पामाल ना किया जाए। नहीं, बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रही हैं और उस पर भी हम एक्शन ले रहे हैं। क्वालिटी कंट्रोल पे हमारा एम्फेसिस है। हमको बिल्कुल जहाँ भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि देखें, सबसे यहाँ आपके तवस्सुस से, आपके चैनल से कहना चाहूँगा कि कंज्यूमर जो है, जो एक ख़रीदार है, जो जाता है चीज़ें लेने, अगर उसको कोई भी इंफॉर्मेशन ऐसी मिलती है तो अपने असिस्टेंट कमिश्नर के ऑफिस में कोई भी सरकारी ऐसा अली राशिद साहब कोई नंबर अगर आप बता सकें ऑन एयर के, कहाँ पे शिकायत की जाए, जहाँ पे मुनाफाखोरी, कहीं पे मिलावट, कोई चीज़ शिकायत हो तो वो फौरी तौर पे रब्ता कर पाएँ और उसका एक्शन भी हो। मैं अभी तो टॉप ऑफ माई हेड आपको नहीं बता सकता। अच्छा। मैं ज़रूर आपसे प्रोग्राम के बाद आपसे शेयर कर लूँगा, आप अपने। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। चलें, बहुत शुक्रिया अली राशिद साहब। उम्मीद करते हैं कि ये जो अमल दरामद हो रहा है इस पे रिज़ल्ट भी आए और मुनाफाखोरों को डिसाया जाए और मेरे ख्याल में इतनी सख्त सज़ाएं हों कि वो टेस्ट केस के तौर पे, वो सबक के तौर पे सारों के लिए एक ऐसा सज़ा हो जिससे बाकी इससे मोहतात हो जाएं और ये जो मुनाफाखोरी है सबक सीख सकें और ये सिलसिला बंद हो अल्टीमेटली। बिल्कुल जी, हम यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं, आप कहीं मत जाइएगा, दीगर हम इशूज़ भी होंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे जनाब, और बात करेंगे 8 मार्च को, जो कि कल है, औरतों का आलमी दिन मनाया जा रहा है और इस दिन पे औरतों को खिराज तहसीन पेश किया जाने का दिन है। उनकी एक्नॉलेजमेंट जो है वो बहुत ज़रूरी है जो कि की जाती है। हम औरतें, इस्लाम में औरत को वैसे भी बहुत मकाम दिया गया है, माँ, बहन, बेटी के बुलंद दर्जे पर फ़ाइज़ किया गया है और जब बेटी बनती है तो बाप के लिए जन्नत का दरवाज़ा खुल जाता है, माँ बनकर जन्नत अपने कदमों के तले रख लेती है और इसी तरह से इस्लाम में औरत को एक बुलंद मकाम से नवाजा गया है। तो नाज़रीन, ख़वातीन का जो आलमी दिन है उस मनाए जाने का मकसद भी यही है कि जो बाहिम्मत ख़वातीन हैं, जो घर में बैठी हुई ख़वातीन हैं, किसी भी तरह से उनके हकूक़ का इस्तेसाल हो रहा है, उनके लिए आवाज़ उठाई जाए। हमारे साथ भी बाहिम्मत ख़वातीन मौजूद हैं जो कि नुमाइंदगी कर रही हैं ख़वातीन की बरादरी की, और इस तरह की बहुत सारी और भी ख़वातीन हैं जो कि अपने तय कहीं ना कहीं काम कर रही हैं। कहीं ना कहीं बहुत सारी ख़वातीन तो स्ट्रगल करती भी नज़र आती हैं, तो उन तमाम ख़वातीन के लिए एक मिसाल भी हैं और इतना बड़ा काम कर रही हैं। हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं और जिस तरह से वो काम कर रही हैं उनका काम कारनामा भी आपको बताऊंगी कि एक स्कूल स्टार्ट किया गया बैठक स्कूल सिस्टम के नाम से 1996 में इसको शुरू किया गया और ये अब तक तकरीबन इसको 28 साल हो गए हैं काम करते हुए। और स्कूल की जो ख़वातीन हैं, उन 3 दोस्तों ने आपस में मिलकर इस स्कूल को शुरू किया उन बच्चों को तालीम देने के लिए जो बच्चे स्कूल के अंदर नहीं जा सकते हैं, किसी भी वजह से उनके पास पैसा नहीं है या उनके पास वक्त नहीं है, भीख मांगने वाले बच्चे हैं या दीगर बच्चे हैं जो कि स्कूलों से बाहर हैं, उन बच्चों के लिए काम किया। और आज जो हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं ये भी उसी स्कूल बैठक सिस्टम के अंदर काम कर रही हैं। एक 20 साल से और एक 5 साल से हमारे साथ मौजूद हैं अस्मा फैज़ साहिबा और डॉक्टर रेहाना बाबर साहिबा। वेलकम टू शो कहेंगे आप दोनों को। डॉक्टर साहिबा, पहले तो आपकी तरफ आऊँगी कि जिस तरह से आप लोग इस स्कूल के अंदर काम कर रहे हैं, बहुत बड़ा ये स्कूल सिस्टम, मेरे ख्याल में आप बता रही हैं 21 ब्रांचें लाहौर के अंदर हैं और बहुत सारी ब्रांचें लाहौर से बाहर दीगर शहरों पे भी मौजूद हैं। किन बच्चों को टारगेट किया जाता है, किन बच्चों को स्कूल के अंदर लाया जाता है? हमारे पूरे पाकिस्तान में तो 140 स्कूल हैं, लाहौर में 19 स्कूल हैं। हम उन एरियाज़ में जाते हैं यहाँ पे तो जहाँ गवर्नमेंट स्कूल नहीं है और जहाँ के लोग स्कूल में बच्चे को भेजना पसंद नहीं करते। आपको पता है 2.5 करोड़ बच्चे पाकिस्तान में स्कूलों से बाहर हैं, तो हम उन एरियाज़ को टारगेट करते हैं। बड़ी हमारी रिसर्च होती है, टीम वहाँ जाती है, उस एरिया को हम इंतखाब करते हैं जहाँ पे स्कूल की ज़रूरत है, जहाँ पे फैमिलीज़ रहती हैं।
तो उन एरियाज़ में जाके फिर या तो हम वहाँ पे किराए पे ले के शुरू करते हैं या फिर हम एक बिल्डिंग बनाते हैं, स्कूल बनाते हैं और वहाँ हम तालीम का सिलसिला शुरू करते हैं। ठीक है। तो जैसे शाहदरा में के इनसाइड हमारे स्कूल हैं, मीन पार्क में हैं, हम इधर गज्जो मत्ता में हैं, इधर शादीवाल में हैं, ऐसी जगहों पे जहाँ पे स्कूल ना होने के बराबर हैं। और हमारे स्कूल में माशाल्लाह 250, 300 प्लस किसी भी एक ब्रांच के अंदर इतने बच्चे मौजूद हैं। असमा साहब, आपकी तरफ आऊँगी। जिस तरह से आप बता रही थी 20 साल हो गए हैं आपको भी, आप वॉलंटियरली इसके साथ हैं या फिर आप लोग भी पेरोल पर होते हैं? किस तरह से आप लोग काम करते हैं, दीगर आपकी टीम जो है वो काम करती है? और आप बता रही थी कि 3 पायनियर हैं इस इदारे को बनाने के, जो कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद नहीं है, कुछ तो पाकिस्तान से बाहर आप बता रही हैं और एक जो है वो इंतकाल भी कर चुकी हैं। 28 साल पहले जिस इनिशिएटिव को शुरू किया गया, जो एक कदम उठाया गया, आज हम देख रहे हैं कि कई बच्चे, कई हज़ारों बच्चे जो है वो इससे फैज़याब हो रहे हैं। आप लोग किस तरह से इसके साथ काम करते हैं, किस तरह से जुड़ते हैं? और फिर बच्चों की एजुकेशन भी आप बता रहे हैं कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। जी, सबसे पहले तो मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आप लोगों का शुक्रिया, एक न्यूज़ का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आज उन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम यहाँ पे आके अपनी बात आगे पहुँचा सकें। तो ये 1996 से ये सिलसिला है और उस वक्त में चंद ख़वातीन थी जिन्होंने इससे काम का आगाज़ किया और उन लोगों ने इसका नाम भी बैठक स्कूल नेटवर्क इसी से ही रखा कि उन्होंने अपने घर की बैठक से इस काम का आगाज़ किया था। और एक कमरा और एक टीचर की बुनियाद पर ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था और आज अल्हम्दुलिल्लाह कि जिस तरह से अभी डॉक्टर रेहाना ने बताया कि हमारी 140 ब्रांचेस ऑल ओवर पाकिस्तान मौजूद हैं और अल्हम्दुलिल्लाह कि ये मतलब उस वक्त में यही जज्बा था उन ख़वातीन का कि किसी तरह से इसको लिटरेसी को पढ़ाया जाए उन बच्चों को जो कि तालीम से महरूम हैं, जो तालीम हासिल करना खुद उनके अप्रोच में नहीं है। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह कि ये बाकायदा एक हम सिस्टम की सूरत में आ चुके हैं और काम कर रहे हैं आप भी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी, डॉक्टर रेहाना भी और भी इसी तरह से हमारे काफ़ी सारे अफराद हैं जो कि वॉलंटियरली वर्क कर रहे हैं। और इब्तिदा में भी जो अफराद ने शुरू किया था सब वॉलंटियर टीम थी और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारी एक बड़ी टीम वॉलंटियर है स्कूलों में, क्योंकि एक ज़ाहिर सी बात है कि निज़ाम चलाने के लिए हमें वहाँ पे टीचर्स और सारी चीज़ों को पेरोल के ऊपर रखना पड़ता है। इस वक्त हमारी कोई 1200 टीचर्स हैं जो कि स्कूलों में पढ़ा रही हैं। तो वो स्कूल सिस्टम पे हम जो है वो चीज़ भी है, वो ये भी बताइएगा। आपकी तरफ आऊँगी डॉक्टर रेहाना कि बच्चों की स्कूल का बता रही थी कि हमने बड़ी कम सी अमाउंट रखी हुई है स्कूल फीस के हिसाब से और फिर बच्चों को किताबें भी दी जाती थी जो बच्चे ज़ाया कर देते थे, फिर आपने एक महदूद सी अमाउंट जो है उसके ऊपर रख दी है किताबों की मद में। वो भी थोड़ा सा बताइएगा कि क्यों ज़रूरत आपको महसूस हुई, क्योंकि बच्चे कह रहे हैं कि वहाँ पर झुग्गियों के अंदर अगर स्कूल बनाए जाएंगे झुग्गियों के पास, तो वहाँ पर तो बच्चे भी वो आएंगे जो बिल्कुल मुस्तहिक नहीं है, जो मुस्तहिक हैं, जिनको के पास वसाइल नहीं है स्कूल में फीसें देने के या किताबें ख़रीदने के। ये भी थोड़ा सा बताएं। असल में ये है कि वो ऐसी फैमिलीज से भी आते हैं ना जिनकी तालीम की अहमियत ही नहीं उनको पता। वो चाहते हैं कि बच्चा 10-12 साल का हो, उसको हम किसी काम पे डालें और वो पैसे कमा के लाएं। तो हम उनके माँ बाप की ट्रेनिंग भी करते हैं साथ साथ कि बच्चों को स्कूल भेजो, और जब वो इस पर ज़रा सा उनको समझ आती है तो फिर हम उनसे एक मिनिमम अमाउंट, कभी 100 कभी 200 कभी कुछ भी नहीं, उनसे लेते हैं ताकि उनको एहसास हो कि वो पढ़ने जा रहे हैं और एक स्कूल है। ये नहीं कि जब चाहे छुट्टी कर ली, जब चाहे गांव चले गए। और फिर स्कूलों की किताबों का ये हिसाब था कि या तो वो बच्चे फाड़ देते थे या वो जाके उसको रद्दी में बेच के उसकी कोई चीज़ खा लेते थे, क्योंकि उनको एजुकेशन की पता ही नहीं है, अहमियत ही नहीं पता। आपके इर्द गिर्द भी बेशुमार ऐसे लोग होंगे जो इसी तरह ही, उनके और जानवरों में कोई ख़ास फ़र्क नहीं होता, सिवाय ये कि वो एक इंसानी शक्ल में है। तो उनको ट्रेन करना सबसे मुश्किल, बहुत मुश्किल। हम ख़वातीन की उन बच्चों को रेगुलर करने के लिए और तालीम की अहमियत, किताबों की अहमियत समझाने के लिए आपने एक छोटी सी अमाउंट हम उनसे लेते हैं ताकि वो पूरा साल किताबें तो चला सकें। हम कितनी किताबें उनको प्रोवाइड करेंगे। दूसरी चीज़ ये कि हम साथ साथ माओं की ट्रेनिंग करते हैं। हर महीने उनको स्कूलों में बुलाया जाता है, उनको हाइजीन पे, उनको सोशल सिस्टम पे, उनको तालीम की अहमियत, उनको दीन की अहमियत। यकीन करें पाकिस्तान में, मुसलमानों के मुल्क में ऐसे लोग भी हैं जिनको कलमा नहीं आता, बिल्कुल ऐसे, क्योंकि वो उनको सिखाया ही नहीं गया। तो ये सारी चीज़ें हम साथ साथ लेके। और आप कह रही थी कि साहिब सरवत लोग जो हैं वो आप लोगों को इसमें मदद करते हैं, फंडिंग जो है वो साहिब सरवत लोगों की तरफ से होती है, पाकिस्तान या पाकिस्तान
पाकिस्तान से, क्या आप करना चाहेंगी अपील, और गवर्नमेंट क्या इसमें आपको सपोर्ट कर रही है? इस वक्त यही हमारा जो फंडिंग का सिलसिला है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि अखराजात पूरे करने के लिए एक डोनेशन की ज़रूरत होती है, तो वो हमारे साहिब सरवत लोग और हम अलहम शरिया से भी सेटिस्फाई हैं, और उसमें जो है कि लोग अपनी ज़कात भी, खैरात भी और वैसे ही डोनेशन देते हैं, और जो लोग ओवरसीज़ हम पाकिस्तानी मौजूद हैं वो भी अपना हिस्सा ज़रूर इसमें इस कार्य खैर में डालते हैं। और यहाँ पे भी आप देखें कि हमारे 1200 रुपये एक बच्चे के माहाना अखराजात हैं, जो कि बहुत मामूली हैं, बहुत कम है। मैं समझती हूँ कि किसी के लिए भी 1200 रुपये निकालना मुश्किल नहीं होता, और एक वक्त के बदले अगर एक बच्चा एक बच्चा पूरे महीने तालीम हासिल कर पाएगा तो इससे अच्छा क्या ही हो सकता है। बहुत ही बड़ा काम है जो आप कर रहे हैं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप लोगों ने उठाई हुई है, अल्लाह ताला आपको कामयाबी इसमें दे। बहुत शुक्रिया आप दोनों के आने का। और नाज़रीन, बच्चों की तालीम जहाँ पर बात आती है, यही फ्यूचर है हमारा, जिन्होंने कल को हमारे पाकिस्तान के लिए या हमारे लिए कुछ करना है, तो हमें इनको तालीम से आरास्ता करने की बहुत ज़रूरत है, जिसके लिए काम किया जा रहा है। हम यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं, आप कहीं मत जाएगा, स्टे विद अस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरअयत अल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिक अल्लज़ी यदु'उल ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر إنا أعطيناك الكوثر إنا أعطيناك الكوثر
هو الأبتر صدق الله العلي العظيم। तर्जुमा समाअत फरमा लीजिए। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। क्या तुमने उसे देखा जो जज़ा व सज़ा को झुटलाता है? वही तो है जो यतीम को धक्के देता है और मिस्कीन को खाना देने की तरगीब नहीं देता। फिर बड़ी ख़राबी है उन नमाज पढ़ने वालों की जो अपनी नमाज से गफलत बरतते हैं, जो दिखावा करते हैं और दूसरों को मामूली चीज़ देने से भी इनकार करते हैं। सूरतुल कौसर। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। ऐ पैगंबर, यकीन जानो हमने तुम्हें कौसर अता कर दी है, लिहाजा तुम अपने परवरदिगार की खुशनुदी के लिए नमाज पढ़ो और कुर्बानी करो। यकीन जानो तुम्हारा दुश्मन ही वो है जिसकी जड़ कटी हुई है। बेशक अल्लाह ने सच फरमाया। जज़ाकल्लाह कारी साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, कारी अताउल मनान वारसी साहब और अपनी खूबसूरत आवाज़ के अंदर उन्होंने कुरान पाक की आयत की तिलावत की है, जिसके अंदर पहली जो आयत थी सूरह माउन, उसके अंदर हुकूकुल इबाद के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जोर दिया गया। उसकी अहमियत यकीनी तौर पे बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम अक्सर बेशतर इसको नज़रअंदाज कर बिल्कुल नज़रअंदाज कर देते हैं। जिस अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया है उस अल्लाह ताला ने हमें दो तरह के अहकामात दिए हैं। फ़र्ज़ अदा किए करने का हमें कहा गया है। वो फ़राइज़ बंदों पर लाजिम होते हैं, जो कि एक फ़र्ज़ है जो कि अल्लाह ताला ने अपने ज़िम्मे लिया है कि वो अल्लाह ताला की जो हकूक़ है वो पूरे करने का है। और दूसरा जो हम पर आयद किया है वो है इंसानों के ऊपर जो हमारे लागू होते हैं, वो हकूक़ हैं। हम उन हकूक़ों को अदा करने में कहीं ना कहीं गफलत बरत जाते हैं। जो अल्लाह ताला के हकूक़ हैं, अगर हम कहीं ना कहीं वहाँ पर गफलत करते भी, अल्लाह ताला अपनी रहमत से हमें बख्श देंगे, लेकिन वो हकूक़ नहीं बदले हमें माफ़ किए जाएंगे जो कि इंसानों के हवाले से हमारे ऊपर लागू होते हैं। बिल्कुल, इसी पर हम बात करेंगे और हमें ज्वाइन कर चुके हैं सैयद फ़हद अली काज़मी साहब, रिसर्च स्कॉलर हैं। आपको वेलकम कहेंगे फ़हद भाई, और उनके साथ तशरीफ़ फरमाए मोहम्मद ताहिर चुराही साहब, नात ख़्वाह हैं। आपसे खूबसूरत सी आपकी आवाज़ के अंदर नात भी सुनेंगे और जो कारी साहब हैं उनकी किरात तो आप सुन ही चुके हैं। तो फ़हद भाई, हुकूकुल इबाद के ऊपर हम बात कर रहे हैं और ये बेहतरीन मौका मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा हो नहीं सकता कि रमज़ान के महीने में हम अक्सर बेशतर किसी भी फॉर्म में हो, चाहे वो मिलावट हो, चाहे मुनाफाखोरी हो, या अगर हम ड्राइव भी कर रहे हैं तो गुस्से में आ जाते हैं, भूल जाते हैं कि सिर्फ भूखा प्यासा रहने का नाम नहीं है रोज़ा। तो हुकूकुल इबाद की अहमियत कितनी ज़्यादा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक्स अ लॉट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और मेरा ख़्याल है इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। हमारे साथ हुआ ये है कि ओवर द सेंचुरीज़ महराब मेंबर से जहाँ पर हमने हुकूकुल्लाह बताए हैं और जो यकीनन बताने चाहिए, और वो हमारे दीन का क्रक्स ऑफ द मैटर है, हुकूकुल इबाद पर उतना एम्फसिस नहीं किया। लेकिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अपनी सीरत है, वो सीरत क्या बता रही है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वादानियत जब मनवा ली, ख़त्म नबूवत जब मनवा ली, आखिरत का कॉन्सेप्ट जब दे दिया, तो फौरी तौर पे इसका लाजमी नतीजा ये है कि मेरे ऊपर, फ़र्द के ऊपर हुकूक व फ़राइज़ का एक फ्रेमवर्क लागू होता है। और सारा दीन असल में इस हुकूकुल इबाद के ही गिर्द घूम रहा है। आप जनाब मूसा अलैहिस्सलाम के नैरेटिव को देखें, जब वो तूर पे गए, उनको 10 कमांडमेंट्स मिली ना, तो रात के अहकामात मिले। वो जो 10 कमांडमेंट्स हैं, वो 10 अहकामात हैं, इस्लाम भी इनको रिकग्नाइज करता है बाय द वे। बिल्कुल ऐसे। तो वो क्या है? मेजॉरिटी उसमें हुकूकुल इबाद ही की बात है। बिल्कुल। और फाद भाई, इरशाद बारी ताला भी है और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस बारे में इरशाद मुबारक फरमाते हैं कि शहीद का हर गुनाह माफ़ कर दिया जाएगा सिवाय जो उस पर हुकूकुल इबाद लागू होते हैं उनके। तो अब जो हुकूकुल इबाद की अहमियत इतनी बड़ी है, कहा जाता है शहीद तो अल्लाह ताला ने उसका तो मर्तबा ही कुछ और रखा है, और वहाँ पर भी हुकूकुल इबाद माफ़ नहीं किए जाएंगे, उसका कर्ज माफ़ नहीं होगा। बिल्कुल, कर्ज माफ़ नहीं होगा, और वो किसी भी इंसान से जुड़ा हुआ कर्ज है ना, बिल्कुल वो माफ़ नहीं होगा, वो हुकूकुल इबाद में आता है। तो क्या रुतबा रखा गया हुकूकुल इबाद का, जिनको हम फरामोश कर देते हैं। और अल्लाह ताला ने जब खुद फरमा दिया कि मैं अपने जो मेरे लिए अहकामात या मेरे लिए जो फ़राइज़ इनके ऊपर आयद होते हैं, हुकूक आयद होते हैं, वो मैं माफ़ कर दूंगा,
बड़े से बड़ा गुनाह माफ़ कर दूंगा, लेकिन हकूकुल इबाद माफ़ नहीं करूंगा। हकूकुल इबाद उस वक्त तक माफ़ नहीं होंगे जब तक बंदा माफ़ नहीं करेगा जिसका हक मैंने गसब किया। एक्सप्लॉयटेशन है ना इसके पीछे। देखिए सूद क्यों अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ जंग है। सूद में एक पार्टी दूसरे पार्टी को एक्सप्लॉइट कर रही है, उसका हक मार रही है। और अल्लाह और उसके रसूल ने क्या फरमाया कुरान में, क्या है ये, अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ जंग है। रात ही एक प्रोग्राम में हम कॉन्वर्जेशन कर रहे थे, मसाजिद की अहमियत के ऊपर बात हो रही थी और कॉन्वर्जेशन इस नहज पे पहुंच गई कि मसाजिद तो अल्लाह का घर है, यकीनन अल्लाह का घर है, मगर मैं लैंड ग्रैब करके मैं अल्लाह का घर तामीर नहीं कर सकता। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मस्जिद नबवी बनाई, लेकिन वो ज़मीन जिन दो यतीमों की थी, जिन दो सहाबियों की मदीने के, उनको कॉम्पनसेट किया उस लैंड की वैल्यू के मुताबिक। लेकिन ये बड़ी खूबसूरत आपने मिसाल दिया फात भाई, लेकिन आजकल तो यही चीज़ है, बना देते हैं लोगों का हक मार के, रिश्वत कमा के या रिश्वत दे के, और उम्रा हज करने चले जाते हैं, सदका खैरात करा देते हैं, लंगर खाने चला देते हैं, लेकिन लोगों का हक मार के। तो ये क्या माइंडसेट है, इससे निकलना कितना ज़रूरी है और इसकी सज़ा कितनी संगीन हो सकती है, ख़तरनाक हो सकती है? बहुत संगीन सज़ा है, इसके नताइज बहुत ही संगीन है और इसके नताइज तब असल में हम एक्सपीरियंस करेंगे जब करेंसी डॉलर्स, पाउंड्स, यूरोज़ नहीं होंगी, हमारी नेकियां हमारी करेंसी होंगी, अमाल हमारी करेंसी होगी, और जब हम रोज़े महशर में होंगे और अब ट्रांजैक्शन हो रही होगी तो जिसके हक हकूक मैंने मारे हैं वो मेरी नेकियां जो है वो ले रहा होगा, मेरी नेकियां ख़त्म होंगी और फिर मेरे पे अपने गुनाह लाद रहा होगा। ये ट्रांजैक्शन हो रही होगी ना। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मशहूर हदीस है कि मुफलिस कौन है, बहुत तवील और खूबसूरत हदीस है। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मुफलिस पता है कौन है? एक शख्स अल्लाह की बारगाह में जब हाजिर होगा, उसके पास नेकियों के दफातर और दफातर होंगे और वो बड़े एक एयर ऑफ सक्सेस के साथ आ रहा होगा, लेकिन फिर जिनके हकूक उसने गसब किए होंगे वो लोग अल्लाह की बारगाह में आएंगे और वो कहेंगे या इलाहुल आलमीन, इसने ये हक मेरा देना है, सारी नेकियां उसकी, तो नेकियां और बदियां वो फिर ट्रांसफर होंगी। तो दैट डे विल रिमाइंड अस। अच्छा बात फात भाई, कौन कौन से हकूकुल इबाद हैं, अगर हम उनकी निशानदेही सारी करवा दी जाए? थोड़ी अगर निशानदेही इलैबोरेट कर दें कि क्या-क्या चीजें हैं जो हकूकुल इबाद में, और किन किन लोगों पर हमारे हकूक बनते हैं। सबसे बढ़कर जो सबसे इंपॉर्टेंट है, हमारे फुकाहा ने लिखा रिसालत माब के हकूक हैं जो एक उम्मती ने देने, ये भी हकूकुल इबाद है। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फैमिली, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंपेनियन सहाबा के, उनके हकूक हैं। उसके बाद सबसे बढ़कर मेरे वालिदैन के मेरे पर हकूक है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तो कुरान में ये कहा कि उनके आगे उफ तक ना करना। पेरेंट्स का, हस्बैंड और वाइफ के बायलैटरल रिलेशनशिप, भाइयों के साथ रिलेशनशिप्स। फिर जब मैं बाजार में आता हूँ, मेरी इकोनॉमिक्स शुरू होती है, तो वो पूरा हकूकुल इबाद का एक फ्रेमवर्क है। मैं एक प्रोफेशनल हूँ, वर्क प्लेस के अंदर हकूकुल इबाद का फ्रेमवर्क। अच्छा, हमसायों के, और नबी पाक ने तो ये कहा कि मुझे खदशा था कि जितने हुकूक सहाबा का ये खदशा था कि कहीं ऐसा ना हो कि इनहेरिटेंस में विरासत में ना शामिल कर दें, में भी इनको शामिल कर। तो ये क्या-क्या चीजें और हम लोग सबसे ज्यादा मेरे ख्याल में हमसायों की फरामोश करते हैं। हकूकुल इबाद की क्लैरिफिकेशन, कैटेगराइजेशन हमें पता है। बात ये है डिग्री ऑफ एम्फसिस। मैंने सूरत मुस्तफ़ा से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा प्यार किया, मैंने सरकार दो आलम की सुन्नतों से बड़ा प्यार किया। बहुत अहम बात है, आका की सीरत से प्यार ही नहीं किया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आका ने किस तरह से इंतकाम नहीं लिया, माफ़ कर दिया। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमसायों का कैसा ख्याल किया। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने डिस्टेंट रिलेटिव्स का, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन रिलेशनशिप्स का, आज हम कता ताल्लुकी के एक फ्रेमवर्क में रह रहे हैं ना, रिलेटिव्स के साथ टाइज हमारी कटी हुई हैं, ये भी हकूकुल इबाद की बाय द वे उसी फ्रेमवर्क के अंदर आ रहा है। जी। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो एक सोसाइटी कायम करनी है और उनकी जिंदगी हमारे लिए मशले राह है। तो आका की बात हो रही है तो आका का कलाम नात जरूर सुन लेते हैं। ताहिर भाई कुछ पेश कीजिएगा। मैं के बेवकतो बेमाया हूँ, तेरी महफिल में चला
ये कहीं खाम ये ईमान ही न हो, मैं मदीने से पलट आया हूँ, मैं मदीने से पलट आया हूँ, और चंद पर यूं तेरी कुर्बत में कटे, चंद पर यूं तेरी कुर्बत कटे, जैसे एक उम्र गुजाराया हूँ, मैं के तो बेमाया हूँ, और आज हूँ मैं तेरा दहलीज नशीं, आज हूँ मैं तेरा दहलीज नशीं, आज मैं अर्श का हम पाया हूँ, मैं के तो बेमाया हूँ। जज़ाकल्लाह, बहुत खूबसूरत। ताहिर भाई, आपने यकीन करें कहीं और ही किसी और शहर में आपने तुला कर दिया हमें। अल्लाह पाक जज़ा खैर आपको अता करे। हम लोग फात भाई की तरफ आते हैं, उन्हीं से जान लेते हैं। बात मैं क्विकली यहाँ पे ऐड भी करना चाह रहा था। आप कुरान अज़ीमुश्शान, कुरान हकीम की एक तो तरतीब नज़ूली है जिस तरह से वो उतरा है जी, और एक तरतीब तौक़ीफ़ी है जिस पर अब हम इसे किरात करते हैं, जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कंपाइल जी। जो कंपाइलेशन ऑफ कुरान है वो क्या है? सूरह बकरा से जितनी मदनी सूरतें हैं वो तकरीबन पहले हैं जी, मदनी सूरतें एक लेवल के ऊपर हुकूकुल इबाद ही का बयान, बेशक जो अकायद हैं वो मक्की सूरतों के अंदर आए हैं, और वो टुवर्ड्स द एंड आपको आखिरी पारों की जानेब मक्की सूरतें नजर, ऑर्डर से भी पता लग जाता है कि अहमियत किसकी डिग्री ऑफ एम्फसिस। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी एक ऐसी कम्युनिटी बनाना चाह रहे हैं, एक ऐसी उम्मत बनाना चाह रहे हैं, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसी उम्मत जिसमें बैलेंस हो और हुकूकुल इबाद का फ्रेमवर्क रिस्टोर हो। लगता यूं है कि अगर हम सिर्फ हुकूकुल इबाद का ख्याल रखना शुरू कर दें तो तमाम बुराइयां वैसे ही माशरे से ख़त्म हो जाएंगी। अगर हम दूसरे का एहतराम करना शुरू कर दें, अपनी ज़बान से, अपने हाथ पाँव से, अगर हम दूसरे को इज़्ज़ा ना पहुँचाएं तो हम तो वैसे ही पाक साफ हो जाएंगे, हम लोग बहुत सारी बुराइयों से दूर हो जाएंगे। तो किस तरह से इसको यकीनी बनाया जाए? रमज़ान मुबारक तो सिखाता भी हमें यही है, अपने आप पर कंट्रोल रखना, अपने ऊपर सब्र करना, ज़ात पे इम्प्लीमेंटेशन ना। जो बातें मैं कर रहा हूँ ये काल है मेरा काल मेरा हाल बन जाए, ये हर फर्द ने करना है। इंडिविजुअल से कम्युनिटी, कम्युनिटी से कौम, कौम से उम्मत बनती है।
कोई ऐसा नहीं है कि बाहर से कोई आएगा, खारिज से नहीं आएगा, ये बात दाखिल से है। मैंने अपने आप से शुरू करना है। और मैं अक्सर ये एग्जांपल देता हूँ, अगर मैंने स्मार्ट होना है तो मैं जिम जाता हूँ ना, आई डू द कार्डियो, आई डू द वेट्स, मैं करता हूँ, मेरे बिहाफ पे कोई आके नहीं करता जी। तो अगर मैं बातनी तौर पे तज़किया नहीं करता, और ये सरकार दो आलम की जो बातें हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी सीरत, सहाबा का तर्ज अमल, अहले बैत का तर्ज अमल, इसको अप्लाई। देखें, इमाम हुसैन जब क़याम फरमा रहे थे किस लिए कर रहे थे? नमाजें तो पढ़ी जा रही थी, रोजे तो रखे जा रहे थे। हकूकुल इबाद का फ्रेमवर्क था जो डिस्टर्ब हो रहा था। हकूकुल इबाद के फ्रेमवर्क को, जिसको खिलाफत राशिदा ने रिस्टोर किया हुआ था, सैयदना फारूक आजम, किस लिए, वो क्यों बेस्ट गवर्नमेंट थी? वहां पर आपको हकूकुल इबाद मीजान के लेवल पे, तवाजुन के लेवल पे नजर आया। अपना जो उनका लिबास था उस पे उन्होंने इजाजत दी कि सवाल करो, अकाउंटेबिलिटी। तो यजीदियत क्या है, फिरौनियत क्या है, नमरूदियत क्या है? हकूकुल इबाद को जब मैं गसब करता हूँ, ये जितने अल्लाह के नबी आए हैं, फिरौन से सिर्फ ये मसला नहीं है कि वो खुदाई का दावेदार है, फिरौन से ये मसला है कि वो हकूकुल इबाद का बहुत बड़ा गासिब है। और अब तो हर इसलिए मूसा अलैहिस्सलाम खड़े हैं। अब तो फात भाई हर एक के अंदर फिरौन मौजूद नजर आता है, हर एक जो वो अपने आप को पता नहीं क्या समझ बैठा है। तो किस तरीके से हम अपने अंदर से ये फिरौनियत निकाल सकते हैं, किस तरह से हम अपने शर से दूसरे को बचा सकते हैं, और कौन किरदार अदा करेगा? हम उलमा कराम पर रख के बैठ जाते हैं कि वो शायद सिखा पाएं, तो कौन किरदार? उलमा मेहराब मिंबर का क्रिटिकल रोल, इसमें कोई शक नहीं है। उलमा हमारे लीडर्स हैं। इमाम शाफी का कॉल मुझे याद आता है। इमाम शाफी फरमाते हैं, अगर उलमा मयार से नीचे रुखसत की बातें करें, अजीमत की बातें ना करें, तो माशरे में बिगाड़ पैदा हो जाता है। उलमा वो समत देते हैं, लेकिन सिर्फ उलमा नहीं, फहद भी, आप भी, हम सब कलेक्टिव, पेरेंट्स को भी बच्चों को सिखाने के लिए खुद करना होगा। असातिज़ा, ब्यूरोक्रेसी, पॉलिटिशियंस, एडमिनिस्ट्रेशन, जिंदगी के सारे तबके। मैं खुद अपनी अदालत में अपने ज़मीर के सामने भी तो जवाबदेह हूं। यानी कि कई दहाइयां लगी हैं इस खराबी में, तो उसके लिए कम से कम एक दहाई तो चाहिए ना उसको ठीक करने के लिए भी। और वो मेरे ख्याल में जो आपने बताया किन किन की जिम्मेदारी है, और इंडिविजुअली अगर हम खुद को, और अगर बेहतरी, एक बात मैं क्विकली ऐड करूं, मुकम्मल कीजिए। बेहतरी अगर आप चाहते हैं तो बाज़ औक़ात एक लम्हा भी नुक्ता इनकलाब हो जाता है। बिल्कुल। तो काश वो लम्हा इनकलाब हमें मिल जाए, दैट टर्निंग पॉइंट, आमीन, जो उमर बिन अल खत्ताब को फारूक आजम कर देता है। बिल्कुल बिल्कुल, खूबसूरत बात है। ये अल्लाह ताला जज़ा खैर दे, अमल करने की ज़रूरत है। फाज़ साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया। कारी साहब आपका बहुत शुक्रिया तशरीफ़ आवरी का। जाते जाते ताहिर भाई से कलाम सुनेंगे। मदीने से बुलावा मदीने से बुलावा रहा है, मदीने से बुलावा रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है, यहाँ मर्जी नहीं चलती किसी की, यहाँ मर्जी नहीं चलती किसी की, मदीने वाला ही बुलवा रहा है, मदीने वाला ही बुलवा।
प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। रमज़ान मुबारक जो है उसका रोज़े जारी सारी हैं और रोज़ा रखना तमाम लोग ये समझते हैं कि रूहानी सुकून के साथ साथ सेहत के भी बेशुमार फ़वाइद अपने अंदर रखता है, आपकी बॉडी को क्लेंस कर देता है। लेकिन जहाँ पर हम रोज़े के अंदर होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें जो उससे हम गुजर रहे होते हैं, सर दर्द जो है वो बहुत सारे लोगों को दरपेश होता है। बहुत सारे लोग सर दर्द का शिकार हो जाते हैं और उसकी मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं। समटाइम ये कि हम सहरी नहीं करते, समटाइम हमारी नींद पूरी नहीं होती, या कोई गलत चीज़ हमने मेडिसिन ले ली, तो मुख्तलिफ मल्टी रीजन्स की वजह से सर में दर्द रोज़े की हालत में अगर हो जाए तो किस तरह से उसे निपटा जाए, इसके लिए हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर कैप्टन रिटायर्ड अरशद हुमायूं साहब मौजूद हैं फैमिली फिजिशियन में। आपको वेलकम कहेंगे डॉक्टर साहब पाकिस्तान मॉर्निंग में। तो क्योंकि स्पेसिफिकली रमज़ान का महीना है, रोज़े की हालत में अगर किसी को सर का दर्द हो जाए, वो माइग्रेन है कोई और सर का दर्द, रीजंस क्या क्या हो सकती हैं पॉसिबिलिटी, और उसके फिर इलाज के लिए क्या किया जाए? सबसे पहले बहुत शुक्रिया जी, बहुत कॉमन टॉपिक है सर दर्द। जो हमारे तकरीबन 20% जो पेशेंट है ना वो सर दर्द के साथ होते हैं। अच्छा। और एक और चीज़ बड़ी ज़रूरी है कि वो कहा जाता है कि पेन इज़ ए ब्लेसिंग एंड डिस्गाइज। ठीक है, रमज़ान मुबारक के अंदर ये जिसमें भी हो, अब अपार्ट फ्रॉम रमज़ान मुबारक, ये पेन इज़ ए ब्लेसिंग। उसकी रीज़न ये है कि पेन जो है आपकी बॉडी के अंदर कोई प्रॉब्लम जो है उसका इंडिकेशन है, बाहर एक्सटर्नल इंडिकेशन है, उसकी निशानदेही हो जाती है। अल्लाह ने निज़ाम ऐसा बनाया बॉडी का कि अंदर कोई शॉर्ट सर्किट हुआ है ना बॉडी के अंदर तो बाहर उसका इजहार हो जाता है, चाहे वो सर दर्द की शक्ल में हो, चाहे बुखार की शक्ल में हो, चाहे डायरिया की शक्ल में हो, चाहे कॉन्स्टिपेशन की शक्ल में हो। ये तमाम साइंस एंड सिम्टम्स जो हैं ना, मैं कहता हूँ ये तमाम साइंस एंड सिम्टम्स जो हैं दे आर ब्लेसिंग एंड डिस्गाइज। चलें, ये तो ब्लेसिंग तो हो गया, लेकिन रोजे की हालत में अगर आपको सर दर्द शुरू हो जाए ना तो बर्दाश्त का एक दूसरा आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि रोजे में सर दर्द बढ़ जाता है। उसकी कई वजूहात हैं। आप सुबह रोजाना 11 बजे टी ब्रेक करती हैं, वो लेती हैं चाय, रोजों में आपने वो टी नहीं ली, सही, उस टाइम पे आपको सर दर्द होगा, सेम उसी टाइम पे होगा और वो कंटिन्यू करेगा। ठीक ठीक, वो थ्रू आउट चलेगा जब तक आप अफ्तार करके एक कप ऑफ टी ले नहीं लेती। इसी तरह जो स्मोकर हजरात हैं या कोई भी सब्सटेंस अब्यूज कर रहे हैं किसी किस्म का, अल्कोहल है या एडिक्शन हैं, या आपको पता है ये गुट्टे शुट्टे पान वगैरह खाते हैं, गुटके वगैरह। कल मेरे पास एक बच्चा आया, तकरीबन था कोई 22-23 साल का था, तो वो कह रहा था जी मेरे सर दर्द हो रही है। तो मेरे जहन में स्ट्राइक किया, मैंने कहा रोज़े की वजह से हो रही होगी यार, तुम चाय नहीं पीते हो आजकल, तो ये चाय पीते हो? कहता जी मैं तो रोज़ा ही नहीं रख रहा हूँ। तो मैंने कहा फिर दर्द? कहता कुछ दिनों से मैं गुटखा खाता था, कुछ दिनों से मैंने छोड़ा हुआ है। अच्छा। और मैं सर्विस हॉस्पिटल गया हूँ, उधर डॉक्टर साहब ने कहा कि क्या चीज़ है जो तुमने ऐसी है जो नहीं कर रहे हो? तो कहता जी मैं गुटखा खाता हूँ। उन्होंने कहा थोड़ा सा गुटखा खा लो, वो मैंने खाया तो वो ठीक हो। इसका मतलब है कराची में तो आधी से ज्यादा आवाम सर दर्द में मुब्तला रहती है। असल में वो है सब्सटेंस अब्यूज की वजह से हेडेक। तो वो जो हेडेक है ना, उसको देखना और समझना बड़ा जरूरी है, क्योंकि रमज़ान में ये हो रही हैं। और उसको आप, उसका तरीक़ेकार ये है कि आप रोज़ों से पहले उस चीज़ को जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो आहिस्ता आहिस्ता कम करना शुरू। ठीक है ना, ये प्रॉब्लम होती है, मैं आपको बताऊं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़ भी है, मैंने ये फील किया है कि रमज़ान से पहले भी कि जब मैं पानी का इस्तेमाल कम करती थी उस दिन मुझे सर में दर्द शुरू हो जाता था, और जब मैं पानी इंटेक बढ़ाती थी और मेरा सर दर्द ठीक हो जाता था, मुझे डिहाइड्रेशन की वजह से सर में दर्द होता था। तो रमज़ान मुबारक में मैं महसूस कर रही हूँ कि कभी अगर मैंने रोज़ा इफ्तार में या सहर में कम पिया पानी तो मुझे रमज़ान में तब सर में दर्द होता है। क्या डिहाइड्रेशन की बाइस भी सर में दर्द होता है? बहुत बड़ी वजह है, रोज़े में डिहाइड्रेशन बहुत बड़ी वजह है, और इसकी वजह से प्रॉब्लम्स आती हैं और ये सर दर्द होता है, डिहाइड्रेशन की वजह से होता है। डिहाइड्रेशन की वजह से गुर्दे के ऊपर भी इफेक्ट आता है, बिल्कुल, और भी जिल्द के ऊपर भी इसका डिहाइड्रेशन का इफेक्ट है, काफ़ी चीज़ों के ऊपर है। इसका तरीक़ेकार ये है कि जब आप अफ्तारी के बाद से लेके सहरी तक पानी का इस्तेमाल ज़्यादा कर लें, ठीक है ना, ये तो इसका हल होगा। और नींद का पूरा ना होना, ज़्यादा थकावट हो जाना, ओवर एक्सर्शन हो जाना, ये देखें, ये आपको मैं बताऊं कि सर दर्द भी रोज़े में, क्योंकि नींद डिस्टर्ब हो जाती है, आपकी पोर्शंस में नींद होती है। आप अफ्तारी करते हैं, अफ्तारी करने के बाद थोड़ा बहुत काम शाम करके तरावी पढ़ते हैं और फिर सो जाते हैं, और 2 बजे 3 बजे 4 बजे उठ जाते हैं, 4 बजे उठते हैं, ठीक है जी। तो 4 बजे उठ के जो आपका टाइम है नींद का, नींद का जो हमारी एज में जो टाइम है वो दैट इज़ 8 आवर्स।
अभी नींद भी देखे ना। अच्छा, बच्चों के लिए भी, बुजुर्गों के लिए भी? बच्चों के लिए ज़्यादा टाइम होता है। जो न्यू बॉर्न होते हैं आपको पता 20-20 घंटे सोते हैं। बिल्कुल सही, ठीक है ना। जो एज बढ़ती है ना, टाइम ऑफ स्लीप जो है वो 8 घंटे से 6 घंटे तक भी आ जाता है। ठीक, अभी 8 घंटे में नींद के आवर्स तो तकरीबन 20 घंटे जो आप बता रहे हैं, उनकी नशोनुमा भी उन्हीं 20 घंटों में होती है जब वो सो रहे होते हैं। जब वो सो रहे होते हैं। नींद एक बहुत बड़ा, देखें नींद जो है इसका साइकिल होता है बाकायदा, और क्वालिटी ऑफ स्लीप जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल सही। अच्छा, क्या दौरान रोज़ा क्या ट्रीटमेंट हो सकते हैं दवाई लिए बगैर? किस तरह से उस पेन से छुटकारा मिले? उसमें तो ये है कि फ़र्ज़ करें सर दर्द हो रहा है या कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है तो आप पानी ठंडा सर के ऊपर डाल लें, मुनासिब सा कोई तरीका कर लें, इससे भी फ़र्क पड़ जाता है। ठीक है। तो थोड़ी सी अपनी पॉइंट्स भी होते हैं, प्रेशर पॉइंट से भी आप कर सकते हैं, एक्यूपंक्चर पॉइंट से उससे भी कर सकते हैं, और भी चीज़ें अपनी टेंशन्स को डाइवर्ट करने की कोशिश करें। ठीक है ना, बाज़ दफ़ा टेंशन्स भी होती हैं जो दिमागी और एक पावर नैप ले ले अगर बंदा रोजे की हालत में। इम्पॉर्टेंट है। देखें हमारे मज़हब में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत थी कि वो नैप करते थे, जिसको हम कैलूला कहते हैं। जी। अभी कैलूला क्या है कि वो हम कहते हैं कि तकरीबन जोर से लेके असर तक जो टाइम है ना, उस टाइम में थोड़ा सा आप हल्की सी नींद लें। हल्की, कैलूला से मुराद ये है कि वेरी सुपरफिशियल स्लीप होती है, वो तकरीबन 30 मिनट्स तक होती है। अच्छा, वो जब स्लीप लेते हैं ना, स्लीप की किस्में हैं, डीप स्लीप है, सुपरफिशियल स्लीप है। इसको हम मेडिकल टर्म में कहते हैं रैम स्लीप और नॉन रैम स्लीप। रैम की मीन्स ये है कि वो डीप स्लीप जो होती है ना, उसमें रैपिड आई मूवमेंट्स। तो ये असरअंदाज होती है आपकी बॉडी के ऊपर, आपका सर दर्द है तो रिलीफ मिलता है आपको? आप देखें ना, जब आप कैलूला कर लेते हैं जोहर के टाइम पे, आपकी दर्द भी ठीक हो जाती है, आपकी बॉडी में रिजुविनेशन हो जाती है, आपकी स्पिरिचुअल पावर बढ़ जाती है, आप जो है ना एक रिचार्ज हो जाते हैं, और रात के टाइम पे पर आपकी जो नींद कम है वो कवर कर देती है। ये मकसद है कई इसके हम देखें। अब अपना स्लीप पैटर्न बेहतर कर सकते हैं, और फिर रमज़ान के अंदर अगर आपका नींद पूरी नहीं हो रही तो आप एक पावर नैप लेकर उसकी कमी को भी पूरा कर सकते हैं, और आप एक दोबारा से फ्रेश हो जाते हैं, सेल आपके चार्ज हो जाते हैं। बहुत शुक्रिया। मैं बताऊं आपको कि मैं सऊदी अरब में था तो वहाँ पे जोर से लेके असर तक कारोबार बंद होता है। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, कैलूला करने का ये मकसद नहीं है कि आप जाके अलग बेड, आप गहरी नींद हो जाए, चेयर पे बैठे बैठे भी कैलूला कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। ईजी हो जाए, रिलैक्स करें। वो तकरीबन आपको जो वेव्स हैं होती है ना, स्लीप वेव्स होती हैं, डेल्टा वेव्स, थीटा वेव्स, अल्फा वेव्स, वो आप स्लो कर लेते हैं तो उस दौरान में कुछ तकरीबन 30 मिनट्स अगर आप बाकी दिन के लिए आप खुद को तैयार कर वो आप तैयार। थैंक यू सो मच। आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाती है, आपकी स्पिरिचुअलिज्म बढ़ जाती है। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब, प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो चुका है। आपकी उम्मीद करते हैं हिदायत पर अमल करते हुए हम सर दर्द से छुटकारा हासिल कर पाएंगे। बहुत शुक्रिया जी। और हमारे प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो गया, हम आपसे इजाज़त चाहेंगे, फिर आपसे मंडे को मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।